ख्वाहिश होती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में जाने, जिसके लिए वो कभी कभार ज्योतिषी के पास जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में आने वाले कल में हमारे लिए क्या रखा है, वो दिन हमारे लिए कैसा होगा। लेकिन माहिर तालीम कहते हैं कि अगर आपको वाकई ये जानना है कि हमारा मुस्तकबिल किस तरह का होगा, तो आप एक क्लासरूम में जाइए और वहाँ देखिए एक उस्ताद और एक शागिर्द के बीच में किस तरह का तबादला हो रहा है, किस तरह का तबादले ख्याल हो रहा है, किस तरह का मवाद एक उस्ताद एक तालिब इल्म तक पहुँचा रहा है, और वो तालीमी माहौल किस तरह का है। वही माहौल आपको अंदाज़ा देगा कि हमारा मुस्तकबिल किस तरह का होने वाला है। और इसी तालीमी माहौल को बनाने में, तालीमी ये जो शोबा है इसको निखारने में, बच्चों के तालीमी तकाज़ों को पूरा करने में हमारे असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, हमारे पास कितनी भी नॉलेज आ जाए, लेकिन नॉलेज की सही इंटरप्रिटेशन एक उस्ताद ही दे सकते हैं। और ऐसे ही एक काबिल कदर और मुहतरम उस्ताद को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। इनका नाम है फयाज़ अहमद वगे साहब, फाउंडर डायरेक्टर होप क्लासेस परेपुरा श्रीनगर एंड अनंतनाग। अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फयाज़ साहब, मेरे को एक कन्फ्यूजन पहली आगाज़ में ही क्लियर करना है। अहमद ज़वीली साहब कौन हैं और फयाज़ अहमद वगे साहब कौन हैं? क्या ये दोनों एक ही शख्स हैं? और ये नाम, इसका क्या लॉजिक है, ये किस तरह से पड़ा? क्योंकि आप अहमद ज़वीली साहब के नाम से भी मशहूर। बेसिकली अहमद बेसिकली बहुत सारे जो लोग हैं वो इस नाम को प्रॉपरली नहीं ले पाते। अच्छा। ठीक है। असल में 2011 में मैंने स्टार्ट किया था एक इंडिविजुअल कोचिंग एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर केमिस्ट्री। ओके। इजिप्ट जो है ना, हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है, मिस्र के एक साइंटिस्ट है हमारे, अहमद हसन जुवेल। अच्छा। ओके। वो नोबेल लॉरेट है जी। फेमटो केमिस्ट है। उनके ऑनर में मैंने एक एकेडमी बनाई थी, कोचिंग एकेडमी जी, अहमद जुवेल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, ये उसी से इस नाम का तो मखरज। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो गया, शायद ये मेरा ही नाम है। तो बच्चों में चूंकि वो ना मुझे कोचिंग एकेडमी से मशहूर हो गया अहमद जुवेल सर, अहमद लेकिन जुवेल असल नाम आपका फयाज़ फयाज़ वगे साहब। तो फयाज़ साहब, खैर आपका ये जो तालीमी सफ़र है, या फिर जब आप खुद उस्ताद बने, फिर किस तरह से आपने ये तालीम का जौहर जो है अपने बच्चों तक पहुंचाया, खैर उस बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बताइए कि आप किस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बचपन किस तरह से गुजरा, थोड़ा बहुत बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर करूँ अपने नाजरीन से, प्लेजर इज़ ऑल लोगों से। सबसे पहले जो मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जिनने हमारे दरमियान भेजे मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात। बेसिकली जो जैसे मेरी ग्रूमिंग हुई है, मेरे जो फादर साहब हैं वो कारपेंटर हैं जी। मैं साउथ कश्मीर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ एक गांव पड़ता है काडर। हाँ, मेरे साथ बचपन से ही मैं एक अच्छी बात ये रही, मेरे फादर साहब उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनने 5वीं तक ही पढ़ी है। लेकिन एक चीज़ है कि उनको एक रुझान पता नहीं कैसे डेवलप हो गया था। वो हमारे यहाँ एक हुआ करता था अंजुमन तबलीगुल इस्लाम, वो एक मैगजीन लाते थे घर, अल एतिकाद के नाम से। तो मतलब प्राइमरी क्लास से, लोअर क्लास से ही, चूंकि घर में वो आता था हर महीने में एक बारी, तो आप उसका मुतालिया करते थे? मैंने पहले तो मुझे ना उसका जो पेज था, ग्रीन पेज आता था, पहले मुझे वही अट्रैक्ट करता था। अच्छा। तो धीरे धीरे ना वो किताबों की और मेरा रुझान बढ़ गया। और इसी तरह से उनने एक घर में रखी थी, एक बुक रखी थी, उसका नाम था ज़ादुल माद, और एक था तफहीमुल कुरान। मेरा ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है कि हर लोग मेरे साथ एग्री करें, मुझे लगता है कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत है तारीख में जिनने इंसानी जहनों की जो सतह है उसको जमीन से उठाकर आसमान तक ले गया। क्या बात, बेशक, बिलाशुबा। तो मुझे लगता है ये मेरी जो सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि हालांकि मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मगर मेरे अंदर जो जज्बा हिम्मत का और मेहनत करने का जो जज्बा आया वो इन्हीं छोटी छोटी बुक से आया। क्योंकि मैंने जो अपने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में धीरे धीरे जो इनिशियल लेवल में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो वो हिम्मत और हौसला बढ़ा कि नहीं, अगर इंसान चाहे कोशिश करे तो बहुत कुछ इंसान हासिल कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अरब की जो हालत थी, जो सूरत हाल थी, दौर जाहिलियत थी, कैसे उन्होंने बहुत ही कलील वक्त में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की।
तो मुझे लगता है कि वो इतने बड़े रोल मॉडल हैं। तो ये मेरे साथ एक अच्छी बात हुई। मेरी जो इनिशियल जो मेरी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। वहाँ काडर में ही एक स्कूल हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल 6th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं पढ़ा हूँ जी। फिर बेसिकली जो वहाँ एक टीचर थे हमारे, उनका नाम था गुलाम हसन साहब। वो हमेशा उनको एक्सप्लोर कर पाई ये सारी बात को कि नहीं मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। क्योंकि मैं बिसाइड्स जो नॉर्मल क्लास थी मैं हमेशा उनके पास जाता था, नहीं मुझे ये सिखाओ एंड सो ऑन सो। तो वो मेरे फादर साहब को अक्सर इस तरह आया करते थे मेरे पास। वो मेरे फादर साहब के पास उनको बोलते थे ये दीन में मंगत। अच्छा। तो मेरे फादर साहब को भी लगा कि नहीं शायद मेरे बच्चे में अच्छी सलाहियत है, तभी तो बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद टीचर थे। तो उनको ना मुझ में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, नहीं मुझे अपने बच्चे को आगे भेजना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 6th क्लास में, बाद में हमारे गाँव में ही एक था प्राइवेट स्कूल जी, तो वहाँ मैं चला गया 8th तक। 8th के बाद यारीपुरा एक जगह है वहाँ हमारे यहाँ जी कुलगाम में, सही। तो वहाँ एक स्कूल है, पब्लिक मिशन हाई स्कूल था, वहाँ में 10th और 9th 10th में वहाँ रहा। उसके बाद 11th 12th में वही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल यारीपुरा में मैंने 11th 12th किया। 11th 12th के बाद मुझे पता चला जैसे जेएंड की सीट ही हुआ था, तब हुआ करता था कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जी। तो उसके बारे में पता चला, तो वो मुझे पता चला जब मैं अनंतनाग कॉलेज गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग बॉयज। तो वहाँ मुझे ये क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, नहीं मुझे भी इस कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा। तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था पहले, तो मैं पहले ऐसी जो मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था वो मैंने बिना किसी कोचिंग के दिया था, और मैंने आउट ऑफ 225 139 स्कोर किया था। वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था सारा, सेल्फ स्टडी से। उसके बाद मुझे पता चला वहाँ कॉलेज में ही मुझे पता चला कि फिजिक्स के एक अच्छे टीचर हैं यहाँ परेपुरा में, उनका नाम है नजीर अहमद तांत्री साहब। क्या बात, मैंने भी फिजिक्स उन्हीं के पास पढ़ा है। माशाल्लाह, तो फिर तो हमारे लिए अच्छी बात है जी। तो मैं जब उनके पास आया, मुझे जो है ना वो आप समझे अब दूसरा डायमेंशन टीचिंग का पता चला कि टीचर किस लेवल का मोटिवेट हो सकता है। सही। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, राइटली मैं बोलूंगा उनका मेरी जिंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ साइंस। मुझे एक्सप्लोर करने को मिला बहुत सारी चीजें। मुझे फिजिक्स के साथ बहुत रुझान डेवलप हुआ, केमिस्ट्री के साथ मेरा रुझान डेवलप हुआ एंड सो ऑन। और इसके बाद मैंने जो दूसरा अटेम्प्ट किया उसमें मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि मेरा आप समझे उस टाइम हुआ था जो जेएंड की सिटी हुआ करता था, उसमें एमबीबीएस के लिए वेटरनरी साइंस बीवीएससी और इस तरह बीएससी फॉरेस्ट्री, इनका एक कंबाइंड ये एग्जाम हुआ करता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसलिए इसको बोलते भी थे। और इवन वो एक ही टाइम पर इंजीनियरिंग के लिए भी एग्जाम हुआ करता था। सही। उसमें एक दिन हुआ करता था ऐसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और दूसरे दिन होता था फिर बायोलॉजी एंड मैथ्स, ऐसे हुआ करता था वो एग्जाम। तो उस साल मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था दूसरे अटेम्प्ट में, शायद मुझे याद है बीएससी ये इसमें फॉरेस्ट्री में हुआ था। 165 थे मेरे। तो मैंने वो प्रेफर नहीं किया, ओप नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मैं अगेन तांत्री सर के पास ही वापस आया। अब ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। अच्छा। तो तीसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत भरपूर मेहनत की थी, और उसमें अगेन मेरे साथ ये हुआ कि उस साल का मुझे याद है कट हुआ था 172, मेरे बने थे 171 आउट ऑफ 225। लेकिन हाँ तब भी मुझे मिल सकता था, ऐसे आप समझिए पेमेंट में मुझे मिल सकता था वेटरनरी साइंस, लेकिन आपने ऑप्ट नहीं किया। फिर से मैंने ऑप्ट नहीं किया। उस साल मैंने एक चीज ऑब्जर्व ये की थी कि मेरा जो स्कोर था वो बायोलॉजी का ठीक था, केमिस्ट्री का ठीक था, लेकिन फिजिक्स में मेरा फॉल हो रहा था, कमी थी। हाँ 45 आए मिल रहे थे जी। फिर मैंने और एक चौथा आइटम किया, उसमें मैंने फिजिक्स में बहुत मेहनत की जी, और केमिस्ट्री में भी बहुत मेहनत लगाई। बायो मैंने पिछले साल बहुत बेहतरीन स्कोर किया था जी। तो मुझे लगा था कि इस साल तो बहुत बेहतरीन चांस है। जब मैं एग्जाम में बैठा, मुझे याद है 75 के फिजिक्स के मार्क्स मैंने लाए थे, ये 61 अच्छा स्कोर हुआ था जी जी। और इस तरह 75 में से मैंने लाए थे 59 मैंने लाए थे केमिस्ट्री की। अब पहले इन दो सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ करता था, दूसरे दिन फिर होता था मैथ और बायोलॉजी। अब जब मैंने इन दो सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, तो पिछले साल के एक्सपीरियंस से जब मैं घर पहुंचा तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कैसा हुआ इसका पेपर। मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है इस साल मैं टॉप करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह का मैंने पेपर किया था। क्योंकि मैंने पिछले साल का मुझे एक्सपीरियंस था कि मैंने बायोलॉजी में आउट ऑफ, इससे पहले साल मैंने लाए थे 75 में से 69। तो अब मैं ये लेके चला था कि अगर इस साल कुछ भी हो जाए तो 60 तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको होगा पता या नहीं। ये मुझे लगता है कि 2004 की बात है जी जी। जेएंड की सिटी में सबसे टफेस्ट पेपर उस साल आया था बायोलॉजी में। ओके। और बिलीव दिस थिंग कि मुझे बायो में उस साल मुझे लगता है कि याद है मुझे 30 और 40 के दरमियानी मार्क्स में। अच्छा।
तो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। उससे फिर मेरा स्कोर ड्रॉप हुआ टू 152। ठीक। मगर मैं बेसिकली चूंकि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जमींदार के नानगार से, तो इसलिए वहाँ अगर आपको याद हो JNK सिटी में एक सर्टिफिकेट एक कैटेगरी होती थी पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, वो 10 सीट्स होते थे एस्कॉम्स बत्रा में। ठीक। अच्छा। हमारे यहाँ जो DC साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो उस मतलब इनकम का सर्वे करते हैं और फिर उनके बेस पर के मुताबिक जो हकदार हैं उनको सीट्स फराहम मिलती है पुअर एंड बैकवर्ड क्लास। जी जी। जिनका ईयरली इनकम उस साल का मुझे याद है, जिनका ईयरली इनकम 75,000 से कम हुआ करता था, उनको वो मिलता था। ठीक। तो मैंने वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी उसको डाली थी अपने ना ये इसमें फॉर्म में, तो मुझे बाद में उसी कैटेगरी में मिला था, 8th रैंक मुझे थी उसमें पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी में, और मुझे एस्कॉम्स बत्रा एज अ कॉलेज मिला था। उसमें मुझे ईयरली 15,000 ही भरने पड़ते थे। किस कोर्स के लिए? MBBS के। हाँ, तो ऐसे मेरे फादर साहब बहुत खुश हुए और मैं और मेरे फादर साहब निकल गए वहाँ एडमिशन करने के लिए, तो वहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। लेकिन वहाँ फॉर्मेलिटीज जब हम पूरी कर रहे थे, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है ना वहाँ एडमिशन हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो उनने एडमिशन को वहाँ से कॉल आया कि नहीं आपका एडमिशन विद हेल्ड है। तो मैंने रीजन पूछा, उन्होंने बोला कि और 2 बच्चे ऐसे हैं, एक है त्राल से, एक है पुलवामा से, तो उनका मेरिट आपसे ज्यादा है और वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास भी सर्टिफिकेट है पुअर एंड बैकवर्ड वाली कैटेगरी। तो मैंने ऐसे मुझे बेसिकली इससे पहले अखबार में आया था, ग्रेटर कश्मीर में आया था, मेरी सिलेक्शन हुई है। तो जैसे आप देखते हैं गाँव में होता है, तो बहुत सारे लोग आए थे हमारे घर, बहुत चर्चा होता है, मुबारकबाद वगैरह, बहुत सारे गाँव के लेवल पर आप समझते होंगे। तो मतलब वो एक शॉकिंग न्यूज था मेरे लिए, डिसहार्टनिंग न्यूज, और घर वाले भी बहुत शॉक में थे कि अब ये क्या हो रहा है। एडमिशन होके हमारे यहाँ एक है मैथ के टीचर वहाँ हमारे गांव में, तो वो मेरे घर आए, उन्होंने बोला कि आप हिम्मत मत हारो, तो बेसिकली ये जो केस है आपका ये कोर्ट में चला गया है, आप वहाँ जाए। यहाँ श्रीनगर कोर्ट में हम आए थे, मेरे फादर साहब। तो लेकिन इतना इस लेवल का हमारे यहाँ मेरे घर में एक्सपोजर नहीं था। बेसिकली मैं अपने घर का पहला पढ़ा लिखा बंदा हूँ इस सेंस से कि मैं अपने पूरे खानदान का पहला PG हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। माशाल्लाह। जी सर, इससे पता चलता है कि आपको कितना शौक था बचपन से ही डॉक्टर बनने का। दैट्स व्हाई यू गिव सो मेनी अटेम्प्ट्स बैक टू बैक। तो मैंने वहाँ जब आप कोर्ट में आए तो हमने जो वकील किया था, बेसिकली वो एक पॉइंट रेज नहीं कर पाए उस टाइम, और मैं बहुत दबा हुआ था, इतना ज्यादा एक्सपोजर था नहीं कि अपनी बात को कैसे रखा जाए। लेकिन जो हमारे वकील साहब थे वो भी इतना ज्यादा ना उस केस को सीरियसली नहीं लिया। बेसिकली उस टाइम पर जो 2 बच्चे थे, उनमें से वो दोनों बच्चों के जो फादर साहब थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा। अब मुझे आज तो उनका नाम याद नहीं, लेकिन एक चीज है कि वो जो हमारे वकील साहब है वो इस बात को हाईलाइट ही नहीं कर पाए कि इनको ये सर्टिफिकेट मिल ही नहीं मिली कैसे। जी, फाइनली क्या हो गया फिर उस केस में? उसमें बाद में जो कोर्ट का फैसला ये आया कि बेसिकली वो वहाँ आपके फेवर में रहा ना। आपसे बेसिकली उन्होंने कहा कि आप एक्सचेंज सीट्स कर लो, वो भी उसी कॉलेज में थे। जी। उनको वहाँ पेमेंट में आ रहा था, उनको ईयरली बनने पड़ते थे 1.5 लाख, और मुझे ईयरली देना पड़ रहा था 15,000, क्योंकि पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी में मैं था। तो उन्होंने बोला कि आप सीट्स एक्सचेंज कर लो, ये हम कर सकते हैं। तो मेरे जो फादर साहब है वो मुझे घर की ओर ले जा रहे थे। हमारे यहाँ रास्ते में एक जगह पड़ती है बोलसो, वो हमारे गांव से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूरी पर है जी। तो उनने उस टाइम मुझे बोला कि हम यही उतरेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मुझे वो पैदल लेके चले। अब वो मुझे पैदल ले जा रहे हैं और मुझे काउंसलिंग कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, तो मेरी बात मानो कि हम ऐसा करते, मैं अब चूंकि है ना अब इतना कुछ हो गया सोन सुपुन, ऐसा करता मैं बैंक से लोन लेता हूँ जी, लेकिन तुम अब अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, तुम कंटिन्यू करो। फयाज साहब, आप कता कलामी के लिए माजरत, आपकी गुफ्तगू में ज़रा सा वक्फा ला रहा हूँ। खैर, उस वक्त अगर आप इस प्रोग्राम में आए होते और हुमैरा से मिले होते, मुझे लगता है ये आपका केस ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लीड कर पाती। ये भी एक लॉयर है। खैर, ये कुछ चीज़ें जो हैं डेस्टिन्ड होती हैं, मकसूम होती हैं। अल्लाह ताला ने कुछ शोबे इंतखाब किए होते हैं कुछ मखसूस लोगों के लिए। तो सुन तत शायद किस्मतस कह तो तम खुद बड़ तो अजीम काम कर सो कित करो तुम तथ मुतलिक तथ जर्नी मुतलिक जानो तो निश। मगर आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं फयाज अहमद वागी साहब। फयाज साहब, आप अभी ब्रेक से पहले बातचीत कर रहे थे तालीम व तरबियत के हवाले से। अब अभी करंटली आप होप क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमें बताइएगा कि होप क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई और आपने किन किन बेसिक प्रिंसिपल्स उसूलों के बलबूते पे इसको बनाया। मैं जो अपनी बात इससे पहले आपको रख रहा था उसी को हम लेके आएंगे कि ये मतलब सारा दिमाग में मेरे कैसे आया। बेसिकली जो उस टाइम जो मैं भी बात कर रहा था कि जब मेरे फादर साहब मुझे काउंसिल कर रहे थे इस बारे में कि मैं बैंक से लोन लेके
हम MBS कंटिन्यू करेंगे जी। लेकिन मैं घर में इस पर जब थॉट लगाया, मेरे इसके अलावा मेरी 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है, ये उनके साथ नाइंसाफी है। मैंने बहुत थॉट लगाया और थॉट लगाने के बाद मैंने ये कंक्लूड किया कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है ना अनंतनाग बॉयज में, मैंने एडमिशन वापस लिया BSc के लिए। और उसके बाद मैंने वहाँ से BSc कंप्लीट किया 2007 में। 2007 में हमारे घर में एक ऐसा एपिसोड हुआ, मेरी जो दादी है उनको थोड़ा सा यहाँ जख्म लगा, तो बाद में पता चला कि उनको ना थोड़ा सा कुछ बीमारी है, इस वजह से वो चंडीगढ़ ले गए मेरे फादर साहब उनको। तो वहाँ एक ऑथर थे, उनका नाम था KL शर्मा, उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी पर एक बुक लिखी है। तो मैंने कॉलेज लेवल पर उसको पढ़ा था, तो वो उसी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तब प्रोफेसर थे जी। तो उससे मैं थोड़ा मुतासर हो गया था। मैंने अपने फादर साहब को बोला कि तुम मुझे वहाँ ना, वो जा ही रहे थे वहाँ, मेरा फॉर्म वहाँ भरो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं MSc वहाँ से करना चाहता हूँ, MSc केमिस्ट्री के लिए मैं अप्लाई कर रहा था वहाँ। तो मैंने वहाँ गया, वहाँ एग्जाम दिया, वहाँ 34 सीट्स थे यूनिवर्सिटी कैंपस में और कुछ थे कॉलेज लेवल अलग जो उसके साथ एफिलिएटेड कॉलेज थे। ठीक। उसमें मेरा आउट ऑफ 100 34 रैंक रहा और मुझे जो डेव कॉलेज वहाँ चंडीगढ़ में है, जहाँ से युवराज सिंह पास आउट है, वो मुझे मिला था। ओह क्या बात। जब लेकिन उस टाइम पर जो हमारे यहाँ मैंने जो वहाँ डाला था, जो मैंने वहाँ एड्रेस डाला था सोनसोपुर, जो मुझे वहाँ से आया था सिलेक्शन लेटर, उसका पोस्टल डिले हुआ था। और पोस्टल डिले होने की वजह से जब मेरे घर पर पहुंचा, मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा था। मुझे याद है कि गए गासब्यूल ऐसे छमलबत में फादर साहब। अच्छा। तो वो मेरे पास पहुंचा, मैंने बोला कि मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई है, मगर बदकिस्मती मुझे कल काउंसलिंग है वहाँ। तो मैं उसी टाइम निकला और वहाँ गया और वहाँ मैंने जो भी अपना फॉर्म भरा सोनसोपुर और फिर वापस रिटर्न लिया। रिटर्न लेने के बाद वहाँ मुझे कॉलेज जो उन्होंने असाइन किया था वो यही था, डेव कॉलेज। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते फादर साहब ने नहीं कहा, बोलने वाला ये सुइटेबल नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ही वापस अप्लाई करा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एंट्रेंस दिया यूनिवर्सिटी इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और 2008 में मैंने वहाँ दाखिला लिया MSc केमिस्ट्री में। जी। ओपन मिड में मेरा था वहाँ सिलेक्शन, 8th रैंक थी मेरी जी। तो उसके बाद मैंने 2008 और 2010 में वहाँ से MSc मुकम्मल किया। ठीक। 2010 में मेरे एक दोस्त है शौकत रशीद साहब पुलवामा से, वो मेरे बैचमेट रहे वहाँ यूनिवर्सिटी में जी। वो और मैं नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया माशाल्लाह। थ्रू आउट इंडिया मेरी नेट में रैंक है आउट ऑफ 623 38, और उसके अलावा मैंने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया। तो मेरे जो दोस्त थे उनने बोला कि नहीं मुझे रिसर्च के लिए आगे जाना है जी। लेकिन उसको मैं बार बार बोल रहा था कि नहीं मुझे रिसर्च के लिए आगे नहीं जाना है, मुझे एक कोचिंग सेंटर कायम करना है और कॉम्पिटिटिव कोचिंग, जैसे जो बच्चे नीट के लिए जाना चाहते हैं या जेई के लिए जाना चाहते हैं। उनने बोला कि मुझे शौक है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट का नाम रखूं, क्योंकि वो मेरा जो ना पढ़ने का जो तरीका है और जितना मैं बुक्स के साथ इन्वॉल्व था, उसको बहुत शौक था, उसको लग रहा था कि मैं बहुत लोगों को फायदा पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बहुत करीबी रह चुके थे। उनने मेरे इंस्टीट्यूट का नाम रखा अहमद जुबैल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, पहला जो आपका पहला इंडिविजुअल एकेडमी था, परिपुरम में मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ सबसे पहले जो मेरे एक स्टूडेंट थे उनका नाम था फारूक अहमद वानी, वो मेरे पास आए, आज वो इटली में है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं वहाँ रिसर्च जी, AI में। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मुझसे मुतासर हुए, उनने और 10 स्टूडेंट मेरे पास लाए रिपीट बैच के। वो 10 स्टूडेंट्स में से 9 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, वो मैंने दिया ग्रेटर कश्मीर में माशाल्लाह। तो उसके बाद मेरे पास बच्चा है 2011 में ही अच्छे खासे नंबर में, और मेरा जो स्कूल है ना चल पड़ा अहमद जुबैल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन फिर अगर आपको याद हो 2011 की एंडिंग पर 2012 में जो गवर्नमेंट ने बहुत टाइट किया इनको कोचिंग सेंटर्स को, उन्होंने बोला कि एट दैट टाइम अगर आपको याद हो वो थोड़ा सा शट टाइप हुआ करता था कोचिंग, तो उन्होंने बोला नहीं बच्चों को बिल्कुल आप बिल्कुल प्रॉपर चेयरिंग दे एंड सो ऑन सो फॉर, बहुत प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। एग्जैक्टली, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन सो फॉर। तो उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, उसका नाम था कोचिंग सेंटर मैंने बनाया इम्पल्स। उसमें मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट टीचर्स को कलेक्ट किया और इम्पल्स कोचिंग सेंटर मैंने कायम किया। लेकिन वहाँ जो मेरे साथ टीचर एसोसिएट थे, मुझे लगा था उनमें से कुछ टीचर जो है ना वो सीरियस नहीं है, मैं बहुत इन्वॉल्व था। जितना पैशनेट आप हैं शायद उस नजरिए को वो नहीं अपना पा रहे थे, मैं बहुत ही इन्वॉल्व था बच्चों के साथ। लेकिन उस साल भी मैंने अच्छी खासी सिलेक्शन दी। और उसके बाद मेरे पास जो मेरे टीचर रहे हैं नजीर अहमद तातरी साहब, वो मुझे मेरे एक दिन आए मेरे कमरे में, क्योंकि अब थोड़ा बहुत मैं मशहूर हो चुका था कोचिंग लेवल पर, तो उन्होंने बोला तुम मेरे साथ पढ़ाओ। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं देखता हूँ, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट था इम्पल्स उसको बंद किया, और उसके बाद उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोला था, उसका नाम था विप्सिटी नजीर अहमद तातरी साहब, तो उनके साथ मैंने पढ़ाया। वहीं मेरे एक दोस्त हैं उनका जो मेरे आज पार्टनर है फिरदौस अहमद यत्तू साहब,
तो वो मुझे वहाँ मिले, वो MSc बॉटनी है, नेट सेट क्वालिफाइड। तो वहाँ हमने इकट्ठे पढ़ा है, ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 1200 बच्चों के आसपास हमने पढ़ा है जी। लेकिन तादर सर के साथ 1 साल पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत जो वहाँ कुछ दोस्त हैं उनके साथ मेरा कुछ इख्तिलाफ हुआ कुछ मामलों में। मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, वो बहुत कन्वेंशनल तरीकों से बच्चों को गाइड करते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि बच्चे को इमोशनली ग्रूम करना और उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम लगाना बहुत मस्ट है। अगर उसको कॉम्पिटिटिव कोचिंग में आपको पुश करना, टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत मस्ट है। काउंसलिंग का बहुत रोल, काउंसलिंग का। और इवन मैं जो क्लास का जो ड्यूरेशन था वो मेरा लंबा था, उनका ये था प्रोसीजर कि वो देते थे 30 मिनट या 35 मिनट 40 मुद्दत तक क्लास। मेरा तो कभी ये भी चलता था कि मैं कभी 4 घंटे ही बच्चों को पढ़ाता था। मैं बहुत लंबी क्लास। असल में जो बच्चे होते हैं ना, जैसे एक होता है 11th का बच्चा, एक होता है 12th का बच्चा, एक होता है जो इस दौर से गुजर चुका है, अब वो जानता है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं सर इसको लर्न करने के लिए जी, क्योंकि इसमें जो अलग अलग टाइप के जो चैलेंजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट, बच्चा बहुत पसंद करता है ये सारी चीज कि अगर उसको राइटली कोई एक ऐसा मोटिवेटर मिले, ऐसा मेंटर मिले जो उसको उसकी हेल्प कर सके। तो इसलिए बच्चे वो बोर भी नहीं हो पाते थे उससे, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते थे। इट वाज नॉट ओनली कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो भी कैलकुलेट करते हैं, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। हम पहले प्रॉब्लम सेट करते हैं बोर्ड पर, उसके बाद बच्चे दिमाग लगाते हैं, मैं भी दिमाग लगाता हूँ, इनपुट्स भी आप हासिल करते हैं। तो इसलिए वो क्लासरूम एनवायरनमेंट वैसा ही होना जैसे मैंने आपके साथ अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है पता ही नहीं चला जी। अब हम होप क्लासेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो विपस्टी के बाद नेक्स्ट एक कोचिंग सेंटर में मैंने काम किया, उसका नाम था NIET जी, ठीक है। वहाँ थे ये हमारे और एक थे फारूक साहब, उनके साथ मैंने काम किया। वहाँ मैंने पढ़ाया ऑलमोस्ट 3500 स्टूडेंट्स। वहीं दो दोस्त मुझे मिले, एक का नाम है मोहम्मद सजादुल्लाह साहब, एक का नाम है सजाद अहमद लोन साहब। मोहम्मद सजादुल्लाह साहब है वो फिजिक्स में है MSc, और डॉक्टर सजाद साहब है वो MSc फिजिक्स है, नेट क्वालिफाइड फिजिक्स। फिर हम 4 लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपनी एक एकेडमी बनाएंगे। और 2016 में हमने बुनियाद डाली एक कोचिंग सेंटर की, उसका नाम है होप क्लास परिपुरा जी। बहुत अच्छा नाम है, पुरुमीद नाम है। होप मुझे सोचा था, मैंने वो नाम सजेस्ट किया था होप, और उसमें जो हमारे हैं मोहम्मद सजादुल्लाह नाम, और प्यार में उनको बोलते कांटम सर जैसे बच्चों में वो ऐसे मशहूर है जी। तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला होप नहीं रखेंगे, होप क्लास रखेंगे। तो फिर हम दोनों ने ये वर्ड कंटिन्यू किया, होप क्लास, और इसकी बुनियाद डाली, इसकी रजिस्टरिंग की हमने। होप क्लासेस जो है वजूद में आया। अब देखिए यहाँ पे एक तालीम को अगर हम देखें तो तालीम एक उम्मीद होती है एक माशरे की, एक कौम की, कि अगर तालीमी निज़ाम पुख्ता है, मुस्तहकम है, तो मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो आज आप देखिए कितने कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे, एक नेटवर्क है। अब इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि किस कोचिंग सेंटर में हम जाएं। तो हमें आप नटशल में बताइए कि होप क्लासेस में ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे इसी कोचिंग सेंटर का इंतखाब करें। देखिए सर, मैं बोलूँगा ये एग्जैजरेशन होगी कि सिर्फ मैं अब होप क्लास अच्छा काम करना है, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं एश्योर जरूर कहूँगा कि हम जो कि उसके फाउंडर्स हैं, हम खुद पढ़ाते हैं। एक बात जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं MSc केमिस्ट्री हूँ, नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो, लेकिन मैंने बिल्कुल इरादा किया है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, और मैं खुद दिन में 10 से 11 क्लास लेता हूँ। इस तरह मेरे जो बाकी दोस्त हैं, जैसे फिरदौस बॉटनी साहब उसको बोलते हैं, ऐसे 8 लोग ज्यादा, तो वो MSc बॉटनी है, नेट सेट क्वालिफाइड है। हमारे फिजिक्स के जो टीचर हैं डॉक्टर सजाद अहमद लोन साहब, MSc फिजिक्स से नेट क्वालिफाइड है, और हमारे जो है और एक है मोहम्मद सजादुल्लाह लोन साहब, हम खुद पढ़ाते हैं दिन में 10 से 11 क्लास। जिनको हम तस्वीरों पे देखते हैं वही पढ़ाते हैं। एक तो एक बात ये सुनिए, और 11 साल का एक्सपीरियंस है हर टीचर के पास, और ऑन एवरेज हर टीचर के साथ पीछे बैकअप में, मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ऑन एवरेज हर साल हमारे यहाँ से कम 100 के आसपास जो MBS सिलेक्शंस होती है, जेई के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए। मुझे लगता है कि अब वो हजारों में वो तादाद हो चुकी है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज में हैं, बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में है। एक तो बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और सबसे अहम बात जो मैं रखना चाहता हूँ सोसाइटी के सामने, वो मैं इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं ये समझता हूँ कि जो फैमिली पर कितना आज के लेवल, आज के दौर में कितना प्रेशर होता है इस सेंस से कि अपने बच्चे को पढ़ाना और मैनेज करना, अखराजात मैनेज करना एंड सो ऑन। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस कैलिबर के टीचर्स हमारे कोच सेंटर में अवेलेबल हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कम से कम यहाँ आपको दिल्ली तक इस तरह की फैकल्टी नहीं मिलेगी। मैं जो एकेडमिक लेवल, जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वहाँ, हाँ, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ इसमें। दूसरी अहम बात, जो बाकी कोचिंग सेंटर्स में अगर आप देखेंगे कि कम से कम जो 2 साल का फी लिया जाता है वो है 2,25,000,
2,25,000 एवरेज में आप देखेंगे जो भी है, लेकिन अगर आप यहाँ हमारे यहाँ देखेंगे हम उसी कोचिंग को प्रोवाइड करते हैं और आप समझे कि हमने रखा हुआ है फीस 45,000 एक साल का। लेकिन अब अगर मैं बोलूँ आपको, मैं अपने 11 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, हमने कभी भी बच्चे से 30,000 से ज्यादा कभी हमने अब फीस नहीं चार्ज किया किसी भी बच्चे का। लेकिन हम बदनाम बहुत ज्यादा है, वो अलग बात है, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता, वो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई गिला नहीं, बच्चे अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, कल मेरे पास एक बच्ची आई थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चे किस लेवल से ना इमोशनली अटैच होते हैं हमारे साथ। उनका नाम है रुखसाना, वो वे बैक टू 2011 की बात है, वो कल मेरे पास आई, तब से नहीं आई थी। तो उस साल वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला सर मेरे पास, मैं पढ़ना चाहती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ा है कुपवारा से, मगर पैसे नहीं है और कुछ भी नहीं है मेरे पास, इवन ये भी नहीं है कि मुझे फी भरना है किसी और जगह बायोलॉजी में, वहां के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं। मैंने बोला तू इतनी क्यों परेशान है, मेरा खुद का ऐसा ही हाल हुआ रखा होता, तो कोई बात नहीं, तो मैंने इसको पढ़ाया। आज जब वो कल मेरे पास आई, ये 10-11 साल के बाद, पहले तो मुझे वो पहचानने नहीं आए, अब वो मेरे लेके आए थे वहाँ, कुछ लेके आए थे गिफ्ट मेरे लिए, तो फिर वो उनने मुझे बोला कि सर मैंने फिर बाद में बीटेक कंप्लीट किया आपकी कोचिंग के बाद, और दिल्ली में मेरा जॉब है पिछले 5-6 सालों से, मैंने फिर अपनी खुद की जमीन ली एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो बहुत ही इस तरह के हजारों किस्से, मतलब आप, और यही एक रिवॉर्ड है एक टीचर के, मेरे लिए तो ये कामयाबी है। मैं ये बोलता हूँ, मैं लोगों की क्रिटिसिज्म से या बाकी जो हेल्दी क्रिटिसिज्म लोग करते हैं वो मेरे लिए वेलकम है। मैं ये बोलता हूँ कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, हम इसको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से सब लोगों तक पहुंचाएं, यही होप क्लास का मकसद है। मैं जेन्युइनली, अब लोग इसको सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। मैं ये बोलता हूँ कि वहाँ ऑन एवरेज हमारे यहाँ कम से कम, जैसे इस साल मैंने होप क्लास अनंतनाग का भी एक ब्रांच स्टार्ट किया है। वजह ये था कि मैंने देखा मेरे पास ऑलमोस्ट हजारों में पेरेंट्स आ रहे थे, वो बोल रहे थे सर हमें आपका जो फी है वो तो बहुत कम है, क्योंकि आप एक साल का कंप्लीटली बहुत कम है, लेकिन परेशानी ये है कि जो हमारे यहाँ एकोमोडेशन जो साल की होती है वो लाखों में चली जाती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे थे कि क्यों हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों अपनी इसकी ब्रांच को नहीं लेके आते, इसलिए आपने फिर अनंतनाग में ब्रांच, और वहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पेरेंट्स ने वहाँ सपोर्ट, तो आपका अपना इलाका है, अपना इलाका भी है, और वो बार बार ये शिकायत भी कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप वहाँ से शिफ्ट होकर श्रीनगर में बैठे, श्रीनगर गए, तो हमारे यहाँ कुछ किया नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ भी एक ब्रांच शुरू की, और ताकि जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे मान लो श्रीनगर में अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक भी ये एजुकेशन पहुंचे। और सर इसमें एक और हमारा एक बात ये है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, आपने इसमें बताया कि इसमें भी कोई ये नहीं है कि आप बिजनेस तो कर सकते हैं जायज तरीके से, आप एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके एवज अगर आपको कुछ उजरत मिल रही है, अगर आपको कुछ मुआवजा मिल रहा है, आप कुछ फीस हासिल कर रहे हैं, इसमें भी कोई मुझे लगता है कि गलत बात नहीं, गलत बात भी नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि बेसिकली मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारे बेसिकली है ना, हमारी 3 ब्रांचेस है होप के, एक है होप क्लास पेरापुरा जो हमारा मेन ब्रांच है, एक होप क्लास अनंतनाग है, एक होप क्लास राजबाग है। मैं बोलता हूँ कि ऑन एवरेज हमारे पास कम से कम 50 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरीज तो उनकी सैलरीज हम मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉय होते हैं वो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जो हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है या बाकी जो लोग हैं, हम कुछ चीजों को बहुत एग्जैजरेट करते हैं, इस सेंस से हम बोलते हैं कि नहीं, अब जो हमारा मान लो किसी ने एमएससी केमिस्ट्री किया या किसी ने एमएससी फिजिक्स किया या किसी ने पीएचडी किया, अब उसको कंपलसरी गवर्नमेंट जॉब करना है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा अहम है कि आप बहुत चालाक भी हो, आपके पास जो इंटेलिजेंस है इस लेवल की होनी चाहिए कि यू कैन क्रिएट योर ओन रिसोर्सेज, और उससे फिर बाकी लोगों को भी रोजगार मिले। बिल्कुल सही बात, तो जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आज देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरीज हमारे कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप समझते हैं इट इज वन ऑफ द लॉ इन नेचर, यू कॉल इट सेकंड लॉ ऑफ थर्मल्स, दैट परफेक्ट सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट। अगर हम उसको बनाने की भी कोशिश करेंगे वी विल माइजरेबली फेल। इसका वजह ये है, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल स्टेट या फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, यू कॉल इट सेकंड लॉ ऑफ थर्मल्स, कि परफेक्ट सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट हियर, इवन परफेक्ट मशीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑलवेज प्रोविजन फॉर बेटरमेंट। एग्जैक्टली। तो इसी तरह परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम को फ्रेम करना, शेप करना, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस जो हमारे पास है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल है। आप समझिए सर, हमारी जो कंडीशंस है वेदर की, मैं बोलता हूँ हमारे बच्चों को कितने महीने मिल रहे हैं पढ़ने के, ये हम नहीं समझ पाते ये चीज, जबकि सिलेबस वही है जो आपके नेशनल लेवल का नेशनल लेवल पर है। इसलिए बच्चे बिसाइड दे नीड स्कूल, उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ भी करें, मुझे नहीं लगता कि आप सोसाइटी से कोचिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर सही में हमें अपने बच्चों को पुश करना है टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये मेरी राय है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको अभी लाइव देख रहे होंगे, जानना चाहेंगे उनके बिहाफ पे
कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपकी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं एंड फॉर व्हाट क्लासेस? बेसिकली हम जो बच्चे को है वो हम 11th क्लास भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ। जी जी। हमारा जो कोचिंग एकेडमी है दैट इज एंटायरली मोटिवेटेड टुवर्ड्स दिस कंप्यूटर एग्जाम लाइक नीट एंड JEE। पर्टिकुलरली हम उस वाले लेवल पर बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन इसमें भी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स से। मैं बोलता हूँ कि कोशिश करें सारे पेरेंट्स के अपने बच्चे का जो है ना वो इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर किया करें। हाँ, सिर्फ इस तरह से जो है ना हम किस तरफ है एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे पास रिसेंटली एक बच्ची ने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला सर मेरे साथ एक ये अच्छी बात जो मैं बोलता हूँ कि मुझे शायरी बहुत पसंद थी। अच्छा। मगर चूंकि आप लोग बहुत निकालते हैं, ऐसे ऐड निकालते हैं, इतने MBS है, इतने JEE है, सोन सोबुर जो आपकी होती है, तो मेरे फादर साहब ने मुझे बोला नहीं, 10th में उन्होंने बोला नहीं आपको भी JEE करना है, शायरी वायरी छोड़ो, शायरी वायरी छोड़ो, ये सारी बात। तो वो बोलते कि वो उनने मुझे ब्लेम किया, जो मैं जेन्युइनली बोलूं, उनने बोला कि अगर उस लेवल पर आप ये कर पाते, मुझे काउंसिल की नहीं, अगर आपका कुछ और भी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरा सबकी जिम्मेदारी, ये हम सबकी कंबाइंड जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करें और उसकी जो एबिलिटीज है ना डिफरेंट डायरेक्शन में यूज करें। क्योंकि हमें सिर्फ डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिशियंस भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चाहिए, बहुत अच्छे एंकर चाहिए, बहुत ये हमारे डिफरेंट डायरेक्शन में हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। हर शोबे में लोग चाहिए, तभी एक अच्छा माशरा जो है वो तामीर हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपका खुद का भी तजुर्बा रहा, आपने 4 अटेम्प्ट्स दिए। एग्जैक्टली। तो आप जाती तजुर्बे से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक बच्चे पे क्या गुजरती है, उसके जहन पे क्या गुजरती है। ये चुगमुत ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करन पे 2 वरी लगने, 3 वरी लगने, 4 वरी लगने, मगर यम 4 या 5 वरी इंपॉर्टेंट टाइम, यथ मज सह बे प्रोडक्टिव हेक कर, यथ मज सह तुथ कह वेंचर हेक खड़ा कर, ये जन नफर 4 हेकन एंगेज गसित, नफर 10 हेकन एंगेज गसित, रोजगार वसाइल हेक कायम कर। तो खैर ये होप क्लासेस के बारे में हम उम्मीद तो बहुत अच्छी रखेंगे कि जो आप दावा करते हैं, जो आप कह रहे हैं इस वक्त, आप उसको बरोए कार भी लाएंगे और रूबा अमल भी लाएंगे। क्योंकि फिर वो गालिब का शेर याद आता है मुझे कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में वही हालत है। लेकिन हम जानते भी हैं और इस बात का हमने तज्जिया भी किया है कि आप बहुत मेहनत से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब जो इस वक्त बच्चे आपको देख रहे हैं, आपकी अपनी भी फैन बेस है, स्टूडेंट्स में आप काफ़ी मकबूल हैं, और जो बच्चे आना चाहते हैं आपके पास और पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रुझान रखते हैं, वो इंक्लिनेशन और वो एप्टीट्यूड रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी? सबसे अहम मैसेज तो मैं बेसिकली जो भी है बच्चे, अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हार्ड जोन्स में हैं, जिनका अभी रिसेंटली एग्जाम ना खत्म हुआ है जी। तो एक तो मैं उन सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ अपनी हर ब्रांच में। वो दाखिला ले सकते हैं होप क्लास परेपुरा में, होप क्लास अनंतनाग में, वो दाखिला ले सकते हैं होप क्लास। कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है आप सुनिए, कोई खास मतलब उनको सबसे पहले तो अप्रोच करना चाहिए एकेडमी को जी। लेकिन मैं सबसे अहम मैसेज जो सोशल मैसेज में देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा है कहीं भी है, अगर उसको लगता है कि उसकी जो सर्कमस्टेंसेस है वो फेवरेबल नहीं है, वो लेना चाहता है कोचिंग और उसके पास पैसे नहीं है, राजाद नहीं है, वसाइल नहीं है, बहुत तो मैं बोलता हूँ वो आए, मैं उसको गला लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो फैमिली है होप फैमिली, वो उसको गले लगाने के लिए तैयार है। हम अपना हिस्सा उसकी जिंदगी में डालना चाहते हैं और उनको रियायत मिलेगी। हम उसको रियायत भी छोड़े सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, हम बिल्कुल ये नहीं दावा करते कि हम उस बच्चे पर कोई एहसान कर रहे हैं, वो हम पर एहसान कर रहा है अगर वो आएगा। क्या बात है। तो इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा डालेंगे उसमें और कोशिश करेंगे हम भी उसकी कामयाब जिंदगी का सफर का एक हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत अच्छी बातें हमें बहुत मुतासिर किया आपकी बातों ने और आपका जो विजन है। क्योंकि आप देखिए हमारे समाज में बहुत ऐसे तबकाजात हैं जिनकी माशी हालत ऐसी नहीं है कि वो कोचिंग को अफोर्ड कर सके या एक अच्छे स्कूल को भी अफोर्ड कर सके। तो उनके लिए भी आपने अलल ऐलान जो है इस वक्त टीवी पे जो है आपने कहा कि वो आपके पास आ सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और वी होप दैट सभी चीज़ें जो होप से रिलेटेड हैं वो हमने कवर कर ली, और कुछ अगर रह गया हो तो आपके पास अभी कुछ सेकंड है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, बस मैं सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करता हूँ कि जो है ना, जो इससे पहले हमने एक अच्छी बात चलाई थी रिगार्डिंग जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस, तो दैट्स मैं ये बोलता हूँ कि ये बहुत ही, इसके बारे में सारे पेरेंट्स को पढ़ने की जरूरत है, इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ये बहुत ही अहम
आज वक्त की जरूरत है कि Emotional हम support. अपने बच्चों के इमोशंस की कदर करें, जज्बात उनको की कदर सही करें। डायरेक्शन दें जी। ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़े। बड़े सही। बिल्कुल। और ये पेरेंट्स के साथ साथ आप जैसे असातिज़ा की भी जिम्मेदारी बिल्कुल, है मेरी भी जिम्मेदारी कि है, मैं वो उससे भी नहीं भाग रहा जब हूं सर। एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनमें देखें कि क्या सलाहियत है, किस बिल्कुल। तरफ दिलचस्पी है, किस तरफ इंक्लिनेशन है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मुताबिक उनकी काउंसलिंग करें, और जो दूसरी इमोशनल नीड्स हैं और जो बाकी जज्बाती उनके तकाजे हैं उनको भी पूरा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू तशरीफ सो लाए। मच सर। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने एक बहुत दिलचस्प मुलाकात की फयाज़ अहमद वागे साहब से और होप क्लासेस के बारे में आज हमने जाना, और इसी विजन और मिशन को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि तालीम का ये जो नूर है इससे सब लोग आरास्त हों, कोई इसमें एक्सेसिबिलिटी की कमी ना हो, सबके लिए सब हक रखते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है वो सबका हक है, बुनियादी हक है, वो सबको मिलना चाहिए। तो खैर इसी नोट पे आपसे विदा लेंगे मैं और हुमैरा। आज हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे, किसी नए मौजू पे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।